Hi students, welcome to class of physics. In last class we discussed numericals on electrostatic force. हमने numericals इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ लिया, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस भी पढ़ ली और उसमें जो टफ पोजीशन था, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है वो भी हमने कंसिडर करके डिस्कस कर दिया. टुडे वी डिस्कसिंग several types numerical on electric field and Gauss law. So now very first thing we consider charge and field. We revised some topics, charge and field. तो देखिए जब हम फील्ड कब बनता है, तो जब फील्ड फ्रीली कोई चार्ज रखे तो उसके आसपास एक फील्ड डेवलप हो जाता है. इस तरह से फील्ड डेवलप हो गया. अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स होगा. जो सोर्स होता है उससे क्या होता है, अवे फ्रॉम होता है. इस तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा होगा, तो टुवर्ड्स द सोर्स होगा. एक बात और है, इसके फॉर्मूले को भी मैं रिवाइज करा देता हूं. फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर. ये Q कौन सा है, ये Q कौन सा है, तो सोर्स का होता है. इसमें सोर्स का होता है क्यों, क्योंकि इसमें दो चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ती. फोर्स में जिस तरह से दो चार्जेस की जरूरत पड़ती थी यहां नहीं होती. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज. टेस्ट चार्ज जो Q1 Q2 आप कहते हैं यहाँ पे कि ये वाला सोर्स फोर्स एग्जर्ट करा है इस पे, उसमें ये Q2 डिवीजन के कारण से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए केवल सोर्स चार्ज होता है. तो केवल सोर्स चार्ज डेवलप करेगा आपके डायरेक्शन. एक हम न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं और उस पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या डायरेक्शंस हो रहे हैं. तो जिस तरह से फोर्स के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स कंसीडर किए, बिल्कुल वैसे ही है, बस एक सिंगल क्वेश्चन कराते ही आपको और बातें समझ में आ जाएगी. जैसे मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके साइड्स कितने हैं, ए ए है. अब इनके अलग अलग पोजीशन पे चार्जेस रखे हुए हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ -q, यहाँ -q और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड resultant net electric field at position P. अब at position P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो P पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, तो ड्यू टू सेवरल चार्जेस डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, तो माइनस साइन एक प्लस ले लेते हैं. तो प्लस साइन के कारण से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, तो प्लस के लिए अभी हमने बताया कि प्लस के लिए क्या होता है, अवे होता है सोर्स से. तो ये सोर्स है, इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी. तो इस फील्ड पे अवे इधर की तरफ, फील्ड का नाम दे दिया चलिए E1 ले लेते हैं पहले चार्ज के कारण से. दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ, तो टुवर्ड्स द सोर्स. टुवर्ड्स ये है अवे और ये टुवर्ड्स सोर्स. अब ये अवे टुवर्ड्स दोनों के बीच में लास्ट क्लास में ऐसा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कि ये कितने एंगल है, 120 डिग्री एंगल हो गया. नहीं समझ में आता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल कितने डिग्री के, 60 डिग्री के. तो ये कितने होंगे, 60. ये 60 हो गए और ये कितने, यहां से यहां तक 90 हो गए. तो ये कितना बच गया, 30 और 90 30 और ये 90 कितने हो गए टोटल, तो 120 के हो गए. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 केवल डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों में R सेम है. जो R फॉर्मूले में यूज में लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर. इसमें R की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेम है. ठीक है, तो फॉर्मूले में दोनों E1 और E2 को मैंने इक्वल लिख दिया EE. तो हमारे पास एक रिजल्टेंट निकालने में आसानी हो गई कि ये E है और ये E है. ठीक है, इनके बीच में एंगल कितना, 120 डिग्री. E नेट निकालना है तो बस फॉर्मूले से निकाल देते हैं, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E cos 120. अब cos 120 को सॉल्व करोगे तो 2 इंटू ई स्क्वायर
माइनस हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस ई स्क्वायर, एक ई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरे अंडर रूट में है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गई। तो सिंपल, ड्यू टू सेवरल प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन पी इज ई, और ई की वैल्यू कितनी है, तो ई की वैल्यू इतनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स, अब इसी में स्क्वायर के लिए पूछा जा सकता है, इसी में सेंट्रॉइड पे पूछा जा सकता है, तो सेवरल टाइप के क्वेश्चंस बने। इसके लिंक में मैं कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करके मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एक मैं गॉस लॉ का इक्वेशन ले लेता हूं, तो गॉस लॉ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले फ्लक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 6i प्लस 3j प्लस 4k है, और आपके पास जो एरिया वेक्टर है वो yz प्लेन में है। कितने में, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि yz प्लेन में आ रहा है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और एरिया वेक्टर किस में है, yz प्लेन में है, आपके नीचे ये आ रहा है, आप देख लीजिए। तो yz प्लेन में आ रहा है, yz प्लेन में कितनी वैल्यू है, 20 यूनिट है, ठीक है। अब देखो yz प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एरिया जो प्लेन हमारे पास है वो yz प्लेन में कैसे हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये x है, सॉरी ये x है और ये y है, ठीक है। जेड प्लेन कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल इस प्लेन एक्स वाई के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब कोई भी, जैसे मैं इस पेज को लगाऊं कि ये वाई जेड हुआ, ठीक है, इसकी ये लेंथ वाई की हो, ये लेंथ आपकी कौन सी हो गई, बाहर की तरफ जेड की हो गई, और ऊपर वाली लेंथ किसकी हो गई, वाई की हो गई। तो इस एरिया का मीन्स इस एरिया का जो साइन है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है एरिया वेक्टर, वो इधर की तरफ है, और इधर का मतलब क्या होता है, x। तो अपन कह सकते हैं कि 20 यूनिट इक्वल्स टू 20i, 20 यूनिट इक्वल्स टू 20i। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट एस होता है, E डॉट एस। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, किसमें, तो 6i प्लस 3j प्लस 4k डॉट एस कितना है, तो 20i। अब i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के वैल्यू होती है 1, अदरवाइज i डॉट जे लेंगे, i डॉट के लेंगे, वैल्यू हो जाएगी 0। वो आप और डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी जानते हैं कि a डॉट b की वैल्यू कितनी होती है, तो ab cos थीटा। पैरेलल में वैल्यू 1, क्योंकि 0 डिग्री cos में 1 हो जाता है, बाकी में 0। अब यहां से देखिए तो कितना आ रहा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना हो जाएगा 120 आई डॉट आई कितना हो गया 1, तो 120 यूनिट्स फ्लक्स आ गया हमारा, ये आंसर हो गया। अदरवाइज और वैल्यू जो आप कंसीडर करेंगे वो 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है जिस प्लेन में उसकी जो साइड है वो 10 इंटू 10 है। जो साइड है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें ये प्लेन 10 सेंटीमीटर का है और ये भी प्लेन आपका 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का। इसके मिड पॉइंट से, इस प्लेन के मिड पॉइंट से जो चार्ज अवेलेबल है, मतलब बाहर की तरफ, जैसे इस प्लेन को ऐसे समझ लीजिए कि ये प्लेन है, इसमें ये 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दोनों में, ये 10 सेंटीमीटर और इसका विड्थ भी 10 सेंटीमीटर। अब इस प्लेन से 5 सेंटीमीटर अबव, 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी इस प्लेन से 5 सेंटीमीटर अबव, 5 सेंटीमीटर अबव, यानी ऐसे एक कोई चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, 10 माइक्रोकूलम का यहाँ पे चार्ज है, दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स, इस चार्ज के कारण से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, चार्ज के कारण से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते
कि ये प्लेन किस तरह से है, कौन से डायरेक्शन में है, उसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्लोज सरफेस कंसिडर करनी पड़ेगी। अब इसमें हम क्लोज सरफेस कैसे कंसिडर करा सकते हैं, तो क्लोज सरफेस कंसिडर कराने के लिए हमने क्या किया कि इसको ऐसे बना लिया कि ये 10 सेंटीमीटर का है, तो एक क्यूब बना लेते हैं। इस प्लेन को हम क्यूब में कैप्चर कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्यूब कैसे बनता है, तो हमने क्या किया कि एक क्यूब बना लिया। एक क्यूब बना लिया। अब ये जो प्लेन था हमारा 10 सेंटीमीटर वाला, 10 सेंटीमीटर वाला प्लेन ये रहा, ठीक है। अब इससे इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर अबव है, मीन्स 5 सेंटीमीटर अबव है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, और उसकी वैल्यू है। अब क्यूब में मैंने ये बना लिया, तो अब चार्ज क्या हो गया, क्लोज सरफेस में हो गया। क्लोज सरफेस में होने के कारण से टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है टोटल फ्लक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ होता है। अब इसमें इमेजिन करिए कि एक चार्ज था जो यहां पे था। अब इस चार्ज को हमने अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो मुझे इस ब्लैक बोर्ड को कैप्चर करना है, इससे 5 सेंटीमीटर पे यहाँ चार्ज था, इस ब्लैक बोर्ड पे 5 सेंटीमीटर यहाँ चार्ज था, तो मैंने एक प्लेन यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लिए, एक प्लेन यहाँ, एक प्लेन यहाँ, एक प्लेन नीचे, और फिर यहाँ से। तो इस सरफेस से भी ये 5 सेंटीमीटर, इस सरफेस से भी ये 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाला जो सरफेस है वहां से भी ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अगर क्यूब है तो एक प्लेन से अगर वो 5 सेंटीमीटर में है तो बाकी प्लेन से भी वो 5 सेंटीमीटर में होगा। क्यों, क्योंकि क्यूब है और क्यूब के बीच में यानी एक प्लेन से 5 सेंटीमीटर पे वो चार्ज है। तो हमने देखा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू कितना होगा, तो 6 इंटू सिंगल, अगर सिंगल प्लेन होता तो 6 होता, अगर इसमें मैं इस क्यूब के लिए लिखूं तो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 6 इंटू सिंगल प्लेन, अगर 6 मल्टीप्लाई के 6 क्यूब के 6 प्लेनों के हिसाब से, जैसे ये प्लेन 2 3 4 5 और सामने वाला 6, तो 6 इंटू सिंगल प्लेन, तो सिंगल प्लेन अगर 6 प्लेन है तो 6 प्लेन अपना अपना लाइन ऑफ फोर्सेस कंसीडर कराएं, तो 6 प्लेनों के हिसाब से ये फ्लक्स हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन। हमें सिंगल निकालना है तो मैं बस इतने से यूज में ले लेता हूं, QA इक्वल्स टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सिंगल चार्ज, सिंगल सोर्स, सिंगल प्लेन के अबाउट ये कितना फ्लक्स जनरेट करेगा वो कैलकुलेट होगा। फ्लक्स सिंगल प्लेन, तो चार्ज कितना दे रखा है, तो चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दें तो 10 के पावर -6 हो गया, ठीक है। 10 माइक्रोकूलम हो गया अपॉन 10 माइक्रोकूलम अपॉन, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब मुझे 1 एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करूंगा, 1 एप्सिलॉन इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये उठा के मैं यहां पुट कर लूंगा डिवीजन में। डिवीजन में डिवीजन में तो 6 होगा, मल्टीप्लीकेशन में 1 एप्सिलॉन की जगह पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें शायद
सब समझ में आ गया होगा। इस क्यूब को हमने इस प्लेन को इस पॉइंट को बीच में कंसीडर करवाया क्यूब से, क्योंकि हमें क्यूब कंसीडर नहीं करना था क्योंकि हमें एक प्लेन से निकालना था। तो इस टोटल की वैल्यू यानी क्लोज सरफेस हो जाए तो ये वैल्यू होती है। तो 6 मल्टीप्लाई कर दिया कि एक प्लेन मल्टीप्लाई बाई 6, इंडिविजुअल सबका हो गया। अब अगर मैं निकालना चाहूँ एक प्लेन का तो क्या निकल सकता है, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, यानी टोटल में 6 से डिवीजन कर दिया जाए तो एक प्लेन का निकल जाएगा। उससे हमने ये निकाला है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें जो क्यूब है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है। अब इसमें कह रहा है कि फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आपको टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब टोटल फ्लक्स की कैलकुलेट करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए वाई प्लेन और जेड प्लेन दे रखा है 0, मीन्स वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, और जेड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल गिवन है एक्स डायरेक्शन में, अल्फा इंटू एक्स है। अब कुछ भी नहीं है तो प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है वो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब इन अल्फा इंटू एक्स का मतलब है अल्फा की वैल्यू दे रखा है 500 इंटू एक्स ई एक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दिया है। अब हम फ्लक्स जानते हैं होता क्या एक्चुअली, तो ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। तो ds जो एरिया वेक्टर है हमारे पास, वो कौन सा कंसिडर होगा, इस क्यूब के कौन से प्लेन का एरिया वेक्टर लेंगे, क्या इस प्लेन का लेंगे या इस प्लेन का लेंगे या इस प्लेन का लेंगे या इसका लेंगे या सामने का लेंगे, फ्रंट का लेंगे या बैक का लेंगे, ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो देखिए जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर तो हम किसी का भी ले सकते हैं, ऊपर का, टॉप का, बॉटम का, फ्रंट का, बैक का ले सकते हैं। बट हमारे लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले भी लिया, एरिया वेक्टर हमने ऊपर का ले भी लिया, तो उस कंडीशन में y का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 0, तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। डाउन को लिए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब 0 हो जाएगी वैल्यू। तो फिर इस केस में जो हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन हो रहा है, इस केस में हम दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये राइट का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहना ठीक नहीं है, ये फ्लक्स एट राइट और फ्लक्स एट बैक पोजीशन यानी लेफ्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम अगर मान लीजिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट का, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है, वो एक्स डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर ऑफ बैक पोजीशन ऑफ दिस सरफेस इज इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री का है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो मैं यहां से कहूंगा ई डॉट डी एस, या डी एस हटा के सीधे लिख दो, ई डी एस कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री का वैल्यू होगी -1, मतलब माइनस ई डी एस हो गया। ई डी एस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 500। अब x आया हुआ है, तो x की जगह पे हम क्या लिख लें, तो 500 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू देखते हैं, तो x एक्सिस पे ये वैल्यू कितनी हो रही है, तो ये वैल्यू हो रही है यहां से यहां तक 0 पॉइंट माइनस साइन के साथ 0.1। ये सरफेस कितना दूर है यहां से x से, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई, अब इसकी एरिया दे रखा है 0.1 इसकी वैल्यू दे रखा है आगे की, 0.1 इंटू 0.1, एरिया कितना है, ये लेंथ है, तो केवल इस सरफेस का अगर एरिया निकालें जो ये प्लेन बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो कितना होगा 0.01, तो यहाँ 0.01, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेम आप राइट के लिए कर लीजिए, तो राइट के लिए करेंगे तो ई डी एस cos 0 होगा, क्योंकि दोनों ही इसी डायरेक्शन में है, तो cos 0 का मतलब 1 हो गया, तो ई डी एस हो गया, मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाई, अब e की वैल्यू में x आता है, तो x आप कैसा कंसिडर करेंगे, तो यहां से यहां तक, ओरिजिन से यहां तक तो 0.1 था,
अब यहां से यहां तक इस लेंथ तक आते आते कितना x हो गया, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो गया, 0.2 इनटू एरिया, एरिया कितनी होगी, तो फिर से वही एरिया 0.01। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट लेफ्ट साइड प्लस फ्लक्स एट राइट साइड, कितनी वैल्यू आ जाएगी, यूनिट हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे।